नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। संसद के दोनों सदनों में आज समाजवादी पार्टी ने संबल के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने संबल हिंसा को सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वहां भाईचारे को मारने का काम किया है, तो रामगोपाल यादव ने कहा कि यूपी उपचुनाव में हुई धांधली से ध्यान हटाने के लिए संबल में हिंसा कराई गई। वहीं अब राहुल गांधी भी कल संबल जा सकते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दिग्गज मंत्रियों और सांसदों के साथ द साबरमती रिपोर्ट देखी, तो विपक्ष कह रहा है कि इस फिल्म से गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव के बाद अब टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। आज इन्हीं तमाम बड़े पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी बड़ी पॉलिटिकल चर्चा सीएनबीसी आवाज के टक्कर के एडिशन में। वह विषय संसद में संभल हिंसा पर जबरदस्त टक्कर हुई। ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। पूरे संबल में पुलिस छावनी बना दी गई। संबल को पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। अब चर्चा है कि कल राहुल गांधी भी संभल जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तुष्टीकरण की दौड़ लगी हुई है, जानते हुए कि धारा 144 है, लेकिन जाएंगे, टेलीविजन पे आएगा। संसद में हंगामे पर भी दोनों तरफ से सियासी तलवार खिंच गई है। ऑपोजिशन पार्टी के कई एमपी अब ये महसूस करने लगा कि संसद को इस तरीके से बाधित करना और डिस्ट्रप्शन करना ये देश हित में भी नहीं है और एमपीज़ का हित में भी नहीं है। कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर में ये प्रेशर गया है कि पार्लियामेंट को इस तरीके से हंगामा करके रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाउस चलाना जो कुर्सी पे बैठे, पद पे बैठे, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो लायक है चलाएंगे, नालायक है तो नहीं करेंगे। और इस सियासी मारामारी के बीच इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार पड़ती दिख रही है। होना चाहिए लीडर एक सामने है, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, सीधा करते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। जो लीडर में ताकत है उसको आगे होना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कई दिग्गज मंत्रियों और सांसदों के साथ गोधरा दंगे पर बनी द साबरमती रिपोर्ट देखी। खबर है कि ये फिल्म देखते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। जो पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया, लोगों की जान गई, चिताओं की आग पे जिसे कहते राजनीतिक रोटियां सेकी गई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संभल के बहाने सड़क से संसद तक सियासी माइलेज लेने की चाल चली जा रही है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। साबरमती से संभल, सियासी हलचल। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। मुद्दों की जंग में बंधक बनी संसद का विश्लेषण। कांग्रेस के लिए अदानी सबसे बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के लिए यानी सपा पार्टी के लिए संभल सबसे बड़ा मुद्दा है। टीएमसी के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार का रुख है, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। आज संभल पर सपा का दोनों सदनों में बयान हुआ है। घिर गई है कांग्रेस। एक मुद्दे पर संसद ठप करने का दांव फेल हुआ है। टीएमसी बोली कांग्रेस की हां में हां नहीं मिला सकते अब हम लोग। और टीएमसी की यह भी मांग है कि विपक्ष का नेतृत्व अब ममता दीदी करे, यानी ममता बनर्जी करे। कांग्रेस एक कमजोर पार्टी है। संबल पर होड़ है। धारा 144 लागू होने के बावजूद कल राहुल संबल जाने का प्रयास करेंगे, उसकी चर्चा हो रही है। और अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि आग लगा रही है भारतीय जनता पार्टी वहां पर। क्या संबल से साबरमती रिपोर्ट तक प्लानिंग के साथ टकराव किया जा रहा है? आज एक बड़ी चर्चा इसी पे करते हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मलूक नागर है। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। मलूक नागर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रालोद के महासचिव है। मेरे साथ अमीक जमई है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान है, प्रवक्ता एआईएमएम के। और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। मैं इस चर्चा का आगाज करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे अमीक जमई। प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। आज सपा ने दोनों सदनों के में राज्यसभा और लोकसभा में अपनी अपनी बात को रखा है।
लेकिन बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करना चाहते हैं आप लोग। संभल में जो हुआ उसको धार्मिक एंगल आप लोग ज्यादा बना रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जी के ब्राह्मणों पे जब हमला किया तो माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हुए। जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस उत्तर प्रदेश के किसानों पे हमला हुआ, अखिलेश यादव जी खड़े हुए। हाथरस पे हुआ, अखिलेश जी खड़े हुए। तो जब कोई ऐसा मौका आता है, और जब आप सोचिए कि जेपी की याद में बड़ा जेपी एनआईसी, तब भी फोर्स लग जाएगी कि अखिलेश यादव जी को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। हमारा यह कहना है कि आपने समाजवादी दल को संभल जाने से रोका। संभल में क्या मतलब कोई गाजा है, मणिपुर हो गया है कि आपने 5 हत्याएं डीएम और सीओ के ऊपर इल्जाम है, हत्या का इल्जाम है, हत्या हुई है। हम जाएंगे तो पता करेंगे कि उसकी सच्चाई क्या है। और वो लेकिन अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं खड़े हुए। संभल जो है वो सरकार का कराया हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर सरकार का कराया हुआ था। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सरकार ने पूरे तरीके से कुंदरकी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को तोड़ने के लिए एक बहुत ही प्लान्ड अटैक किया, और उसमें 5 लोगों की हत्याएं हुई। और जब आज माननीय अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने, हमने अपनी पार्टी की लाइन बहुत क्लियर कर दी। माननीय अखिलेश यादव जी ने बांग्लादेश के लिए भी बोला कि जो सरकार ये कहती है कि हम बहुत ताकतवर सरकार हैं, साधु संतों की आप हिफाजत में खड़े नहीं हो सकते, सुधांशु जी की पार्टी के मुंह में दही जमी है, प्रधानमंत्री संसद में नहीं है, क्यों आप चुप हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप भारत के मुसलमानों को नहीं बचा सकते, आप बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा सकते, आप हैं किसके? आप जिनके हैं उन पे चर्चा आप करवाना नहीं चाहते, यही आपकी समस्या है सबसे। जी सुधांशु किसके हैं बताइए सुधांशु जी? सुधांशु त्रिवेदी, आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों गरजे हैं, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में, और आज अखिलेश यादव ने कहा ये खुदाई जो है वो हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को खो देगी। उन्होंने कैटेगोरिकली बोला गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस कर देगी। सपा के बाकी सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी क्या करवाना चाहती है मुल्क के अंदर, निर्णय करे भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, सांसद, मंत्री। देखिए, जो आपने कहा अमीश जी, मैं आपकी बात से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल अखिलेश यादव जी लोकसभा में और राम गोपाल यादव जी राज्यसभा में ऐसा गरजे हैं कि कांग्रेस की आवाज मिमियाने जैसी हो गई है। कांग्रेस जिस मुद्दे को 3-4 दिन से उठा रही थी, वो अडानी मुद्दा, उसको पिछवाड़े फिकवाने में सफल हो गई ये, और अब फोर्स कर दिया कांग्रेस को इनकी विकेट पे आने के लिए। और आज राहुल गांधी जी भी मजबूरी में कह रहे हैं कि मुझे संभल जाना है, नहीं तो उनको कहना चाहिए था कि मुझे हैदराबाद जाना है, चेन्नई जाना है, चूंकि वहां की सरकारों पे उनके अनुसार भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन सरकार को बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। संभल हिंसा में सूत्रों के हवाले से खबर है, पाकिस्तानी गोलियां बरामद हुई है, पाकिस्तानी गोलियां बरामद हुई है संभल हिंसा के अंदर। पाक आर्मी की मेड 9mm के 2 गोलियां मिली है, यह बड़ी खबर आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी, संभल का मामला बढ़ता जा रहा है। मैं इसी नहीं वो गंगा जमुनी तहजीब दिख रही है, वो 9mm की पाकिस्तानी आर्मी की राइफल के द्वारा। क्योंकि अभी अखिलेश जी का जो वक्तव्य बोल रहे थे हमारे मित्र अमीश जमाई जी, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मैं दर्शकों से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये संभल की जो मस्जिद है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट है। ये तो पिछली सरकारों का षड्यंत्र था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक मॉन्यूमेंट को, स्मारक को रिलीजियस यानी धार्मिक स्वरूप में तब्दील कर दिया गया। और अब हिम्मत या हिमाकत देखिए कि सरकारी जमीन के ऊपर, यानी सरकारी विभाग की जमीन पे, सरकारी विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मॉन्यूमेंट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम जा नहीं सकती। जाएगी तो गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ जाएगी। मुझे लगता है इस विचार ने इस देश को जितना बिगाड़ा है। और अभी देखिए, अमीश जमाई जी ने 2 वाक्य बोले थे, एक गाजा और एक बांग्लादेश। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके देख लीजिए, गाजा पे इनका ट्वीट देखिए, अखिलेश जी का भी देखिए और राहुल गांधी का देखिए। कहते हैं हिंसा हो रही है, ह्यूमैनिटी के साथ क्राइम हो रहा है, इतना मैसेकर हो रहा है। और बांग्लादेश पे ट्वीट देखिए, ना क्राइम ना हिंसा, हिंदू वर्ड तो छोड़ दीजिए, वो ये कहते हैं
अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं नहीं हम आज पूरा देश अमित देवगन जी की इस बहस में जानना चाहता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से इजाजत चाहते हैं? अरे भाई अमेरिका से इजाजत चाहते हैं इसलिए चुप हो। मेरे भाई अमेरिका से इजाजत लेके बोलोगे ठीक है, मैं बांग्लादेश हमारे के हिंदू भाइयों पर, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस विषय को हम अमेरिका से इजाजत का वेट कर रहे हो, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी ये संबल पे बात करनी बहुत आवश्यक है। 3 दिन ओके सुधांशु 30 सेकंड। ये जान 1 मिनट मैं अमीश जी बता दूं, अमीश जी मैं बता दूं, जानकारी के बगैर जो प्रवक्ता के बैठ जाते हैं, पिछले 3 दिन से भारतीय विदेश विभाग के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल का नहीं सुना स्टेटमेंट। भारत सरकार ने क्या कड़ाई के साथ बात किया है। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, अरे तुमने नहीं बोला बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, अमेरिका तक में वो बात चल गई। और ये ऐसा नहीं है कि केवल भारत की मजबूती नहीं दिखी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सवाल आज बांग्लादेश पे उठ रहे हैं बगैर जानकारी के आके बोलने लगते हैं। एक डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा जिस विषय को दृढ़ता से उठाया जा सकता है भारत सरकार ने उठाया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता के एक नहीं कई बयान और जो हमारे कम्युनिकेशन है वो देख ले, उसके बाद अब संबल पे आते हैं। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, एक बात है अमीश जी पुनः कह दूं, एक लाइन बस। ये हमारे जो विपक्षी हैं ये कहते थे कि मुस्लिम जो हैं वो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार बड़ी खराब स्थिति में है, पढ़ाई लिखाई और उस सब में। आज कोई मैंने सुना नहीं रेस्टलेस इनसे कहता हो तुम मंदिर मस्जिद के चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम्हारा पढ़ाई का इंडिकेटर खराब है, स्वास्थ्य का इंडिकेटर खराब है, डेवलपमेंट का इंडिकेटर खराब है, फिर भी मस्जिद को लेकर भीड़ निकल आती है, पढ़ाई के लिए नहीं निकलती है। कोई समझा ही नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जिनका इंडिकेटर अच्छा उनको समझाया जा रहा है, जिनका इंडिकेटर खराब उन्हें बताया नहीं जा रहा है, और कहा जा रहा है गंगा जमुनी तहजीब खराब हो जाएगी। और एक और बात कह दूं, जो वक्फ बोर्ड कहता है मेरे पास 9,60,000 एकड़ जमीन है, यानी वो कहते हैं दान दी है मुस्लिमों ने, उसकी स्थिति शेड्यूल कास्ट से खराब है। भैया ऐसे विचित्र लॉजिक आप जी और ये सिर्फ सेकुलर माइंडसेट वाले लॉजिक दे सकते हैं। अब प्रतिक्रिया वारिस पठान भी इस चर्चा के अंदर। वारिस पठान, क्या गंगा जमुनी तहजीब इस देश की खराब की जा रही है, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं? देखिए अमीश भाई, आपको समझना होगा गंगा जमुनी तहजीबी ना खराब हो इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाने के पीछे मंशा क्या थी सरकार की? यही था ना कि भाई इस तरह की जितनी भी दंगे हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत ये सब खत्म हो जाए, इसलिए दोनों सदन में चर्चा हुई। लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी इसका हिस्सा बनी थी। चर्चा के बाद कानून आया जिसमें सेक्शन 3-4 मैंडेटरी प्रोविजन आया लेकिन कि जो भी मोन्यूमेंट दरगाह इस तरह के धार्मिक स्थल है 15 अगस्त 1947 के पहले जो आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। एक सेकंड वारिस पठान, मैं आज समझना चाह रहा हूं गंगा जमुनी तहजीब है क्या? सुन लीजिए, ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या? जब कश्मीर हुआ था तो गंगा जमुनी तहजीब कहां गई थी? जब देश का बंटवारा हुआ था तो गंगा जमुनी तहजीब कहां चली गई थी? ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या आपके अनुसार? अच्छा, अरे तहजीब यही है, देश के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे जो आप चाहते नहीं, और रोज 7 बजे आप आके जिसको खराब कर रहे हो। गंगा जमुनी तहजीब हम बचाना चाहते हैं, आप खराब करना चाहते हो। मिलकर रहना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप में क्यों आया था अमीश भाई, आपको मालूम है ना, ताकि देश में प्यार मोहब्बत अमन शांति सुकून बना रहे। और 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी मॉन्यूमेंट स्थल धार्मिक स्थल है उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। नया क्या लेके आए सर्वे? क्या सारी मस्जिदों का सर्वे करवा देंगे हिंदुस्तान के अंदर? मेरे को अगर ख्वाब आएगा, जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला गया था, वो 7 बजे के आर पार की वजह से हुआ होगा। वो 7 बजे का आर पार था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1947 के अंदर भारत का बंटवारा हुआ था धर्म के लिहाज पर, वो आर पार ही होगा। वो भागलपुर दंगे ही जो हुए थे वो आर पार को ही देख के ही हुए होंगे। आप लोगों का तो कोई दोष ही नहीं है। वारिस पठान, गंगा जमुनी तहजीब को अगर एक लाइन में आपने बताया, आपने बोला ये प्यार और मोहब्बत की बात है, यही बात है ना आपके अनुसार? तो सुनिए मुझे बैठे बैठे तो सुनिए तो सही, मुझे बैठे बैठे भी एक ख्वाब है, ऐसा लगा मुझे कि अमीश देवगन के स्टूडियो के नीचे कूद जाए, मुझे सर्वे का ऑर्डर लाके खोदना है। खोदने देंगे आप मेरे को? खोदने देंगे आप? अचानक से मैं बोल दूंगा मुझे सर्वे करना है, अचानक मैं आड़ ले लूंगा एएसआई की। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अरे एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के लिए आपने अर्जी डाला था राइट टू वे का, राइट टू वे आपको डाला था। अब 4 बजे के कोर्ट के अंदर 6:30 बजे आप सर्वे करने चले गए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, हमारे को फेवरेबल ऑर्डर मिलने वाला है। आप जाते हो बैंड बाजा बजाते के साथ चालू कर देते हो, सर्वे शुरू होता है, सर्वे 9:30 बजे खत्म होता है, 9:30 बजे आप बाहर आके बोल देते हो गया सर्वे। 24/11 को सर्वे कराने की जरूरत क्या थी? ठीक है, आपने बोला 24 तारीख को सुबह वहां पर सर्वे चाहे जमा हो जाता है, लोग जमा हो जाते हैं, पुलिस आती है, गोली मारती है, एक आवाज में बोल रहे हैं मुसलमानों गंगा जमुनी तहजीब 5 लोगों का देश है, मुल्क है, उसको मेंटेन करिए। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी, गंगा जमुनी तहजीब को डिमोलिश कर रही है वारिस पठान,
ये गंगा जमुनी तहजीब मैं क्या बता है? रहा हूं, वारिस पठान साहब एक, मैं बताता हूं, वारिस पठान साहब एक वकील होके ये बोल रहे हैं एएसआई की आड़ ली जा रही है। अब इसे वकालत कहा जाए या जहालत कहा जाए? एएसआई के ऑफिशियली वो एएसआई का मॉन्यूमेंट है और उसके बाद कह रहे हैं कि उसमें आड़ ली जा रही है। ये अपने आप में दर्शाता, और मैं वारिस पठान को चैलेंज करता हूं, अगर उनका कहना है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 47 से पहले का वो किया गया था, तो आज ये यहां आपके इस टीवी शो पे कह के जाएं कि ये कोर्ट में मूव करेंगे कि वक्फ बोर्ड में 15 अगस्त 47 से पहले का कोई भी क्लेम न माना जाए और उसे समाप्त कर दिया जाए, तब तो गंगा जमनी तहजीब होगी या ये नहीं होगी? गंगा जमनी तहजीब में गंगा को माता और यमुना को माता कहने वाले लोग दबते रहेंगे, और गंगा जमनी तहजीब वो होगी कि आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आप भी वरिष्ठ है, वो भी वरिष्ठ है, मेरा निवेदन है एक करके बात करें। ओके सुधांशु, आपके 30 सेकंड है, देन वारिस आई विल कम टू यू। अरे मैं बता रहा हूं, बस 30 सेकंड। मेरे को तो ये गंगा जमुनी तहजीब तब थी जब जमुना के किनारे के ऊपर दिल्ली में देश की सर्वोच्च प्रथम नागरिक के आवास राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन रहे। ये गंगा जमुनी तहजीब तब थी जब जमुना के तट के ऊपर 2013 में या 16 में अखिलेश की सरकार मुगल गार्डन बनाए। ये गंगा जमुनी तहजीब तब थी जब गंगा जमुना का संगम इलाहाबाद कहलाए। गजब थी गंगा जमुनी तहजीब। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, गंगा हमारी और जमुना हमारी। गंगा जमुनी तहजीब तब तक है जब तक गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले लोग रहते हैं, और बाकी जगह तो आप जहां दजला फरात है। एक मिनट पूरी बात सुनिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। गलत बात है बस वारिस पठान साहब, मैं आपके में नहीं बोलता, बीच में बोलने लगते हैं। मैं कहता हूं इनकी तहजीब देखिए, ये दजला और फरात सीरिया और इराक में पाई जाती हैं। दजला फरात की तहजीब देखिए तो एक दूसरे की मस्जिद में बम फोड़ रहे हैं, मुस्लिम ही एक दूसरे का सर काट रहे हैं। यह है दजला फरात की तहजीब। और यह गंगा जमुना की तहजीब इसलिए है कि गंगा को माता जमुना को माता कहने वाले कहते हैं, तो हम भी चैन से रहते हैं और आप आपस में भी चैन से रहते हैं। देवबंदी और बरेलवी दोनों उत्तर प्रदेश में चैन से रहते हैं। यह है, और एक दूसरे की मस्जिद में धमाका करते हैं। दजला फरात की तहजीब। ओके वारिस पठान, योर टर्न। वारिस जी देखिए, तहजीब को तो खत्म इन लोगों ने अमीश भाई 6 दिसंबर 1992 को ही कर दिया, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया लोगों ने। धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया। उसी दिन तहजीब का लोगों ने सत्यानाश कर दिया, लेकिन हम फिर भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये नया लेकर आए, तमाम मस्जिदों के अंदर अभी इनको खोदना है, तमाम मस्जिदों के अंदर अभी मस्जिदों में जाके इनको मंदिर ढूंढना है। सर संचालक की बात नहीं सुनते, उन्होंने बोला क्या बार बार जाके मस्जिदों को खोद के मंदिर ढूंढने की जरूरत है? नहीं सुनते। अब आज जुम्मा मस्जिद का लेके आ गए। उससे बड़ी बात, अजमेर शरीफ की दरगाह, 800 साल पुरानी दरगाह, जिसपे देश के नहीं विदेश के तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री आए, सबने उस दरगाह के ऊपर चादर पेश की, सुधांशु त्रिवेदी जी। और आज आपके आदमी जा रहे हैं वहां पे सर्वे के लिए एप्लीकेशन डालने। और कौन मांग रहा है सर्वे? कौन है वो? बीजेपी का आरएसएस का नेता तो जा रहा है सर्वे मांगने, जिसके खुद के ऊपर 16 FIR है, जिसने प्रशांत भूषण को मारा, जिसने हमारे असद ओवैसी साहब के घर के ऊपर जाके कालक पोती थी उनके घर के दरवाजे पे। वो ऐसे लोग जा रहे हैं आज, और आप रोक नहीं सक रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो देश में अराजकता का मामला पैदा हो। आप चाहते हो तमाम मस्जिदों को खोद दिया जाए, तमाम देश में अराजकता फैला दिया। क्या सारे मुसलमानों के घरों को खोद दिया जाएगा अमीश भाई? कोई कल खाब मुझे अगर आ गया कि मुझे लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी के घर के नीचे कुछ है, तो क्या सुधांशु जी मुझे इजाजत देंगे सर्वे कराने की? क्या मुझे इजाजत देंगे वहां पे खड्डा खोद देने की? नहीं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को मानो। आप तो राज्यसभा के MP हो सुधांशु जी, संविधान की शपथ लेके बोलो। राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई थी, लोकसभा में चर्चा हुई थी, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का कानून बना। क्यों नहीं मानते हो? क्यों आप देश को बाबरी? 5 मुसलमान शहीद हो गए, कौन जवाबदारी लेगा उनकी? बताओ मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन उनके घर वालों को कौन संभालेगा? कौन पुलिस वालों को सजा देगा? जी ओके क्या कर रहा था प्रशासन? LIU क्यों फेल हो गया? सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, देन विवेक एंड मलूक। नहीं भाई, बस 40 सेकंड में। ये अजमेर की दरगाह शरीफ के बारे में आप कहने की बात करते हैं, तो मैं तो आपको कहना चाहता हूं, मुसलमानों के तो कितने फिरके जिन्होंने बाकायदा फतवा जारी कर रखा है कि दरगाह कुफ्र है। जाकिर नायक का वीडियो अवेलेबल है, इसमें सईद बुखारी की हदीस को वो कोट करते हुए कहता है, प्रोफेट मोहम्मद साहब के रेफरेंस से, कि पक्की कब्र कहीं होनी नहीं चाहिए, अगर है तो उसे जमीन कर देना चाहिए। यह सईद बुखारी की हदीस पे लिखा हुआ। और उसने आगे कहा है कि इसके बाद जो चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो कुफ्र है, ये हिंदुओं का तरीका है। पहले आपस में सेटल कर लो मेरे भाई, उसके बाद हमसे आके लड़ो। मैं समझ नहीं पाता हूं। और यह हवा में नहीं है। चरारे शरीफ की दरगाह याद करिए,
कश्मीर में जला के राख कर दी गई थी इसलिए कि उनके हिसाब से वो कुफ्र था। तो दरगाहों के दुश्मन आप हमसे ज्यादा हैं, इसलिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर आप लोगों की दुश्मनी साफ है। और फिर मैं वारिस पठान को चैलेंज करता हूं, आप वकील हैं, कहां खुदाई का ऑर्डर है दिखाइए, उसके बाद बेवजह का झूठ फैलाना बंद करिए। ये बिल्कुल दिखाइए खुदाई का ऑर्डर, खुदाई एप्लीकेशन डाला है आपने सर्वे कराने के खुदाई लिए, सर्वे हम का ऑर्डर हाथ है, जला चुके खुदाई का ऑर्डर हैं, नहीं है, जला छाछ भी फूक सर्वे का चुका खुदाई है, से कोई हमारी मतलब बाबरी नहीं है। मस्जिद शहीद हो चुकी, ज्ञानवापी मस्जिद का जो वजू खाना था उसको सील कर दिया गया। इसी तरह से एप्लीकेशन डाल डाल के आप डालते हो सर्वे का नहीं कर, सर्वे का ऑर्डर लाओगे फिर आप चालू कर दोगे, वहां पे विजिलिंग चालू कर दोगे। इसी तरह तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो कानून के दायरे में रहकर अपनी बात नहीं रखे। लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं है कोई जबरन कब्जा कर रहा है, कोर्ट पे जा रहा है, कोर्ट से ऑर्डर लेके चलो आ रहा है, इन्होंने इतना उस तो कोर्ट बैक ऑर्डर किया को कि चैलेंज खुदाई कर का रहे हैं। ऑर्डर नहीं है, ये तो सर्वे का ऑर्डर संवैधानिक नहीं होना तरीका चाहिए है ना, ऑर्डर। जिस इतना संविधान तो को आप हुआ है, कहते हैं। किया वारिस कोर्ट पठान सर्वे का ऑर्डर पास कर रही है बार बार। अच्छा ये बताइए ना, ये संवैधानिक तरीका सर्वे क्या है? का ऑर्डर दिया जा अगर रहा है अगर बार-बार किसी अमित को लगता भाई, है, अगर जब किसी को Places of लगता है Worship Act है, एक सेकंड, कानून आज अगर तक- एक पक्ष को लगता है कि उनका उस चीज पर दावा है, तो वो कैसे, उसका संवैधानिक तरीका क्या है? वो कोर्ट ही जाएगा, वो जबरन बल का इस्तेमाल तो करेगा नहीं, जायज बात है। दावे खत्म, तो कोर्ट के जरिए आप ही निपटी है। 1947 तक के जितने थे सारे गोली दावे गाला खत्म। कराने की क्या जरूरत है? अरे सारे दावे खत्म 15 अगस्त तक। सुनिए अमीश भाई, 15 अगस्त 1947 तक जितनी भी ये सब चीजें थी उस पे सारे दावे खत्म। ठीक है, जब भी तो एक्ट आया ना, आप तो समझो तो सही, अच्छा, कुछ ठीक भी है, बोलेंगे आप, मन की लेकिन बात नहीं ये चलता। अभी तो मैं आपस कह रहा हूं में ना, सेटल करिए, कानून आया। आपस में वारिस सेटल पठान करिए, बोल के जाइए कि 15 अगस्त 47 भारत की कटाव होना संसद में चाहिए आपको वक्फ उठाना बोर्ड है। के लिए एक भी। सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। बोलिए वक्फ बोर्ड के लिए कटाव सुधांशु, है कि नहीं 30 15 अगस्त 47? सुधांशु 30 सेकंड। एक सवाल का एक लाइन में जवाब दीजिए वारिस पठान साहब, 15 अगस्त 47 वक्फ बोर्ड के दावे के लिए कट ऑफ होना चाहिए, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। ठीक है वारिस पठान ना भी, ओके वारिस पठान बोलिए इसके ऊपर। 1991 का स्पिरिट क्या है जब बताइए सुधांशु जी। अरे नहीं, वक्फ वक्फ के बारे में पूछ रहे हैं। पढ़े हो हमारे, अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, अपनी वो कहते हैं 1991 को ऑर्डर मानने को तैयार है, किसी भी चीज को वक्फ करके नहीं लिया 15 जाता। अगस्त अमीश भाई झूठ फैला रहे, अरे अमीश भाई झूठ बोल रहे हैं आप लोग। अरे कोई किसी की जगह नहीं ले लेता, वक्फ की जगह है। अगर किसी ने सवाब की नियत से कोई जगह दी है वक्फ के लिए, देश की सेकुलर सरकारें, वक्फ की जगह है, वक्फ जिंदाबाद इस देश की सेकुलर सरकारें, एक तरफ वक्फ जाइए हाई कोर्ट के अंदर, दूसरी तरफ 1991 का कौन रोक रहा है आपको हाई कोर्ट में प्लेसेस ऑफ जाने वर्शिप से? एक्ट दे दिया। एक मिनट, अभी शेख टेक्निकल पॉइंट कह दूं। ठीक है, एक सुधांशु ओके, ऑल ऑडियो डाउन। टेक्निकल सुधांशु 10 सेकंड, देन विवेक श्रीवास्तव। बस एक टेक्निकल पॉइंट। देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 47 से समय जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था वो यथावत रहेगा। तो अब इसमें 2 पॉइंट है, इस पर कोर्ट अपना व्यू दे चुका है। वारिस पठान जी भ्रम मत फैलाइए। नंबर 1, 15 अगस्त 47 को रिलीजियस कैरेक्टर क्या था ये तय हो जाए। दूसरा, उसमें रिलीजियस कैरेक्टर बदलेगा नहीं, पर सर्वे या जांच पे कोई रोक नहीं है। आपको अपने पिता की वल्दियत कुछ भी लिखवानी हो, कोई नहीं कहता है कि बाप का नाम बदलिए। पर डीएनए टेस्ट से क्यों घबरा रहे हैं? कांग्रेस के एक नेता थे, याद करिए ना, जिनके लिए एक लड़के ने क्लेम कर दिया था, तो उसके बाद वो कहते रहे नहीं मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, टेस्ट नहीं कराऊंगा, और आखिर में निकल आया था। इसीलिए वारिस पठान साहब घबराहट आपकी ये है कि अमर अकबर एंथोनी फिल्म की तरह अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा, यह घबराहट आपको है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जांच या सर्वे पर कोई रोक नहीं है। ओके ओके, ऐसा झूठ मत ओके ओके, एक सेकंड देखिए, ये वारिस पठान वर्सेस सुधांशु त्रिवेदी नहीं है, विवेक श्रीवास्तव भी है। उदाहरण दो, तेरा है, तेरा भी मेरा है, मेरा भी मेरा है, तेरा भी मेरा है। क्या तेरा मेरा? जी हेरा फेरी पिक्चर कर रहे हो आप लोग। हेरा फेरी, मेरा तो मेरा ही है, तेरा भी मेरा है, ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, सब ले लूंगा, और 5 बच्चों को मार भी दूंगा, वहां जो जाएगा उसको जाने भी नहीं दूंगा, उनके घर पे किसी को पुरसाने हाल पूछने नहीं दूंगा, इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ तो है वारिस पठान साहब, पर्दादारी ये जो तेरा है वो मेरा है, इसीलिए दुनिया में तबाही मचा दी है भाई। बताओ 24/11 को सर्वे क्यों कराया मेरे भाई? पठान साहब, ये जो तेरा है वो भी मेरा है, इसीलिए दुनिया में सारा झगड़ा हो रहा है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, बर्मा में भी हो रहा है, श्रीलंका में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, चेचेनिया में भी हो रही है, बोस्ने हर्जोगोविना में भी हो रहा है, सोमालिया में भी हो रहा है, फिलिस्तीन में भी हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव देखिए ये विवेक श्रीवास्तव को लेके आइए चर्चा के अंदर, और अमीक जमाई भी हैं, मलूक नागर भी हैं। विवेक श्रीवास्तव, पॉइंट ये है कि ये गंगा जमुनी तहजीब की बार बार बात हो रही है, लेकिन अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है, तो ये भी बात होनी चाहिए कि 1947 15 अगस्त को जितनी वक्त के पास जमीन थी उसके बाहर दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। रियल सेकुलरिज्म तो वही है, फिर नहीं होनी चाहिए बात, और इसलिए नहीं होनी चाहिए कि दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते।
जहां वक्फ एक रिलीजियस डोनेशन को लेकर के है। अच्छा। हिंदूज का अपना डोनेशन का सिस्टम है। वक्फ में मुसलमानों के डोनेशन को सरकारी कंट्रोल के लिए मुसलमानों की मर्जी से हट करके वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिसके ट्रिब्यूनल में सरकारी नुमाइंदे और स्टेट हाई कोर्ट के नुमाइंदे हैं। यह पहली चीज। तो यह नहीं होता वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी को देख लिया तो वक्फ की हो गई, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। और इतना नहीं है, जब तक पेपर आप नहीं प्रेजेंट करेंगे वो नहीं माना जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी। पहली चीज। 1991 वाला जो एक्ट आपने बात करी सुधांशु त्रिवेदी ने, वो सिर्फ इसलिए था कि हमारे देश में हम पिछली लड़ाइयां भूल करके हाथ में हाथ लेकर के आगे बढ़ करके यूनाइटेड इंडिया की तरह सुपर पावर बनने की कोशिश करें। इसलिए पुराने झगड़े खत्म करो, जो चीज जैसी है यथावत रखो और आगे बढ़ो। पुरानी बातें याद करोगे और लड़ाइयां होंगी, पुरानी बातें याद करनी है। दलितों का आप कह रहे हैं पुरानी जी, आपने बोला पुरानी चीजों को बिल्कुल जैसे यथावत स्थिति है उसको फॉलो करें। एक बात बताइए, ये वक्फ में भी इसीलिए ये एक्ट आया था, इसका इंटेंट ये था। पुरानी स्थिति को फॉलो करना चाहिए या वक्फ में नई स्थिति को फॉलो करना चाहिए? बिफोर 1947 या आफ्टर 1947? वक्फ के अंदर सर सुन लीजिए, 1991 के एक्ट के अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, हम सबके अगर कोई एक दूसरे को लेकर के क्लेम्स थे, एक दूसरे को लेकर के आपको भी पता क्लेम उसका किसके थे? समाधान करने की एक एक्ट बना के कोशिश की। सर सुन लीजिए एक मिनट। और जो जहां तक वक्फ का सवाल है, वो इंटरनल मैटर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स गिवन बाय मुस्लिम्स फॉर इस्लाम है। उसमें हमारा क्या लेना देना? उसमें सरकार उस फंड को मॉडरेट करे, इससे उसका मिसयूज ठीक है, ओके, इसमें हमारा क्या लेना देना? मतलब इसमें का लेना देना नहीं है। मंदिर में कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने, बोला वक्फ में तो मुल्क का कोई लेना ही देना नहीं है। मंदिर में क्या वो डोनेशन जमीन देते हैं, भारत में है या भारत का हिस्सा भी नहीं है, लेना बोलेंगे थोड़ी देर में। आपके मंदिर के मैनेजमेंट का वारिस पठान से क्या लेना देना? नहीं, उसी मंदिर का प्रकार से मैनेजमेंट नहीं है वारिस ना पठान सर। क्या डोनेट करते हैं, आपका क्या लेना देना? ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी यही है ना, बेसिकली यही है कि कोई मुसलमान अगर कुछ प्रॉपर्टी या को डोनेट कर रहा है इस्लाम के नाम पे, उसका ठीक है, यहाँ तो पिक्चरें देखी जा रही है। विवेक जी, गुजरात के दंगों से बचने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जाकर के फिल्में देख रहे हैं, साबरमती रिपोर्ट बैठ करके, और विक्रम मैसी की उतारी हुई फिल्म। सुधांशु आपने बच जाएंगे, कल प्रधानमंत्री फिल्म देख रहे थे, बच जाएंगे, उनके साथ आपकी भी तस्वीरें थी। उससे आते हैं विवेक श्रीवास्तव साबरमती रिपोर्ट से। नहीं, विवेक जी ने जो बोला है, मैं देश की विवेकपूर्ण जनता से कहता हूं, आंखें खोलो और इस आदमी का वक्तव्य सुनो। ये क्या कह रहे हैं? ये सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वक्फ के मामले में तो अगर ये कहें कि 1850 में हुआ था तो भी सही है, 1910 में हुआ था तो भी सही है, जबकि भारत सरकार का रूल ये कहता है कि 12 साल से आगे कोई प्रॉपर्टी का टाइटल सूट का क्लेम नहीं हो सकता। पर मुगलों के जमाने का क्लेम होगा तो भी होगा। तिरुचिरापल्ली जिले में 1572 में अरकाट के नवाब का क्लेम होगा तो वो भी होगा। और हिंदुओं में तो एंडाउमेंट एक्ट है कि तमिलनाडु की सरकार पूरा नियंत्रण रखेगी उसके ऊपर, मगर मुस्लिमों के लिए सरकार दे देगी। 2013 में दिल्ली की 200 प्रॉपर्टीज भारत सरकार ने क्लेम छोड़ दिया, क्योंकि एक्ट ये कहता है कि अगर उन्होंने क्लेम कर दिया तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप साबित करें कि प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, उनका क्लेम अपने आप में संपूर्ण है। मुझे लगता है इस ढंग की चीजों ने ही देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है और गंगा जमुनी तहजीब में जहर घोलने का काम किया है। न वारिस पठान बोल पाए, न विवेक श्रीवास्तव बोल पाए कि 15 अगस्त 47 हर चीज की कट ऑफ क्यों नहीं होनी चाहिए। कहिए 15 अगस्त 47 को जितनी वक्फ की जमीन, तो अगर हर चीज की नहीं होनी चाहिए, एक रिलीजियस डोनेशन का मामला है, आज दूसरा इंटररिलीजियस हार्मनी का मामला है। एक मिनट भाई, क्या तरीका है भाई, यही इनका प्रॉब्लम है। एक लाइन सिर्फ विवेक जी, बोलिए। 30,000 एकड़ अगर जमीन थी वक्फ के पास 15 अगस्त 47 को, और अब उसके पास हो गई 9,60,000 एकड़, और आप कह रहे हैं मुसलमानों ने दान दी, तो फिर मुसलमान गरीब कैसे हो गए? अरे भाई, अगर सुधांशु भाई 9,30,000 एकड़ जमीन जिसने दान दी, पैसे दे रहे हैं, तो मेरे और आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे भाई, क्यों शेड्यूल कास्ट का हिस्सा मारने के लिए ऐसे षड्यंत्र कर रहे थे मेरे भाई? अब जवाब दे दो। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, इनका देखो इनका चेहरा। मलूक नागर साबरमती रिपोर्ट देखी तब प्रोपेगेंडा, संबल हिंसा, क्योंकि जयंत चौधरी ने भी साबरमती रिपोर्ट देखी, उसको लेकर भी विवेक जी ने टिप्पणी करी, उसको लेकर भी कई और नेताओं ने टिप्पणी करी है। तो और संबल हिंसा पर भी कहा जा रहा है कि ये गंगा जमुनी तहजीब को डिमोलिश करने के लिए। सुनो मलूक नागर, अमीश भाई,
अमीश भाई मुझे सबसे बाद में लेके आए, मुझे समय देना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली बात तो ये जो मुसलमानों के हकदार या रखवाले बनते हैं, ये गिरेबान में झांके। 1947 में मुसलमानों का हर जगह व्यापार पे, नौकरियों पे जुड़ी 23.5% हक था। 2010 और 14 तक आते आते 1.5% रह गया। उस पे कभी इनका मुंह नहीं खुलता कांग्रेसियों का और उनके साथियों का, और अब 4.5% हो गए। ये हजम नहीं कर पा रहे हैं, इनकी जमीन खिसक गई। कुंदरकी हारे, मीरापुर हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे। ये लोग अपनी राजनीतिक तलाशने के लिए ये झगड़े अपने आप बहका करके, फुलसा करके कराना चाहते हैं। ये देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। अमीश देवगन जी, आप अपने टेलीविजन की वापसी करके देख सकते हैं। विवेक ने अभी ये कहा, आपके मंदिरों से क्या लेना देना। क्यों भाई विवेक, तुम हिंदू नहीं है, तुम्हारा मंदिर नहीं है। हम चाहते हैं मुसलमान तरक्की करें, हम भी चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े। अरे आपने अब बीच में नहीं, आपने अभी कहा आपके। देखिए जहां तक बात है, इनको पता होता नहीं है, टेलीविजन पे बैठ जाते हैं आकर के। सुप्रीम कोर्ट में जो 1991 का जो एक्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो राम जन्मभूमि पर जो फैसला हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो राम व्यापी बनारस वाले पे जो माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। अब अमीश जी इनसे ये पूछ लो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कितने बार ऑर्डर होते हैं? पहला जो केस फाइल हुआ उस पर, फिर दूसरा जी बड़ी खबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस समय। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों जा सकते हैं कल संभल, और पूरी प्लानिंग कर ली है। सूत्रों का दावा है कि यूपी कांग्रेस के विशेष अनुरोध पर संभल का दौरा कर रहे हैं दोनों भाई बहन। राहुल के साथ प्रियंका भी जा सकती है, हालांकि प्रशासन को अलर्ट किया गया है। यूपी कांग्रेस चाहती थी लगातार दौरा करें। संभल में धारा 144 लगातार लागू है, तो संभल जा रहे हैं। मलूक नागर, आपका रिएक्शन? ये बड़ी खबर अब कंफर्म्ड है लगभग। नहीं, मेरी सुनो अमीश जी मेरी उस बात को पूरी करने दो प्लीज जी। तो इनको सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी फर्क पता नहीं है। कई बार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग दे देता है, वो सर्वोपरि होती है, लेकिन उसको संसद में ला करके बदला जा सकता है। जैसे पिछले दिनों दिल्ली में दिल्ली सरकार की और एलजी की पावर्स के बारे में हुआ। तो अभी जो 1991 की बात कर रहे हैं, 1991 माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। हाँ, और अभी सुनो, खत्म कर रहा हूं। अभी भी वो मैटर सब ठीक है। अमित भाई, आपने बोला 3 मिनट बोला, आपने 3 मिनट लगभग बोला। मलूक नागर, आपको सबसे लास्ट में लिया, लेकिन सबसे ज्यादा समय भी दिया। ओके अमित जमाई, 40 सेकंड्स। सुधांशु त्रिवेदी जी भारत की संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और ये माने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही गंभीर और सीजन पॉलिटिशियन है। पूरे देश का नागरिक आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोग, अमीश देवगन जी, आपका शो देखते हैं। आज वो ये जानना चाहते हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी अंडर अटैक है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को फोन करके ये बोलते हैं कि मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूं, मैं तो आपके साथ हूं जी, आप सरकार बनाओ, मैं तो आपके साथ हूं। क्यों आपका सरकार जो सबसे ताकतवर बनता है, अखिलेश जी ने आज कहा कि साधु संतों के मामले में भी भारत की सरकार, विदेश मंत्री गायब है, प्रधानमंत्री जी आज संसद में नहीं थे। नहीं, सुधांशु जी बताओ कि हिंदुओं पे जिस तरह से अंडर अटैक है, आप चुप क्यों हो? कहां है भारतीय जनता पार्टी? पूरे देश में हिंदू सड़कों पे आ रहा है, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। आप हिंदुओं से भी खेल रहे हो, आप मुसलमानों से भी खेल रहे हो, आप हिंदुस्तान में मुसलमानों को जीना नहीं देना चाहते हो, और बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की हिफाजत नहीं करना चाहते हो। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जो भी प्रधानमंत्री जी कदम उठाएंगे, समाजवादी पार्टी उसमें साथ खड़ी होगी। आपने साबरमती रिपोर्ट में जो दही जमी है, साबरमती रिपोर्ट अमेरिका का इंतजार कर रहे हो, चीन का इंतजार कर रहे हो, कब बोलोगे बताओ? ओके ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, अब बीच में मत बोलिएगा। सुधांशु बीच में नहीं बोलते। कि अमित जमाई ये कान में रुई लगा के बैठे थे क्या? मैंने तो इसका जवाब पहले ही दिया है भाई। विदेश मंत्रालय का ना स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना देखते हैं। कल सुना विदेश मंत्री कहां पर है? प्रवक्ता का नाम बताइए जिसका स्टेटमेंट सुना। विदेश मंत्री कहां है? बोलो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट बोलो, किसने दिया था? बोलो, जवाब दो।
नाम बताओ प्रवक्ता का। मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्री बताओ, विदेश मंत्री बताओ, देश के प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, विदेश मंत्रालय का बयान आता है। आपकी पॉलिटिक्स है। मंत्री बताओ बोलने लगे, कुछ नहीं पता, सीधे झूठ फैलाते हैं। मैंने नाम बताया, कोई जाके चेक कर ले। रणधीर जायसवाल विदेश विभाग के प्रधान जो एडिशनल सेक्रेटरी है, बांग्लादेश में चिल्लाना शुरू कर देता है आदमी। बोले सुधांशु, चिल्ला नहीं रहा हूं, पूरा देश का हिंदू चिल्ला रहा है। नहीं पर आप नहीं, पूरा देश का हिंदू चिल्ला रहा है, पूरा देश का हिंदू और भी बहुत चीजों पे चिल्ला रहा है। ओके सुधांशु सुनिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, सारे दर्शक जाके चेक करें, 92 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में दंगे हुए थे और नवाज शरीफ धमका दिया था नरसिम्हा राव को कि ये कैसे हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर, और क्यों नहीं बोले थे ये। बोला मुलायम सिंह बोले थे कि नहीं, वो कहे थे खुद बनवाऊंगा बाबरी मस्जिद। आज हमारी सरकार ने कहा है और सख्ती के साथ कहा है। और अगर मोहम्मद यूनुस का बयान आया है अभी 3 दिन पहले कि हम सारे अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, चाहे दिखाने के लिए आया है, वो बयान दबाव में आया है, कोई ऐसे नहीं आया है। अमीर जमाई आए बाय मत बोला करिए, जो कैराना और संभल में हिंदुओं के लिए ना हुए, जो फैजाबाद और वाराणसी और लखनऊ की अदालत में धमाके में आतंकवादियों के खिलाफ केस विड्रॉ करने की कोशिश की और हाई कोर्ट की फटकार के बाद वापस लेना पड़ा, वो आके जब ये करते हैं इस तरह की बात, हिंदुओं के बारे में बोलने का नाटक करते हैं, तो ये बताइए, विपक्ष की एक पार्टी ने नोटिस दिया था बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, आपकी पार्टी ने दिया क्या? बोलिए। ओके जवाब अमीर जमाई का जवाब, अमीर जमाई का जवाब, अमीर जमाई का जवाब 40 सेकंड अमीर जमाई। 40 सेकंड। देखिए, ये ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं। अगर इनको अपने मित्र को नौकरी देनी होती ना बांग्लादेश में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले जाना होता तो प्रधानमंत्री भी जाते, विदेश मंत्री भी जाता और अपने मित्र को रोजगार देकर आते। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस मामले पे, बांग्लादेश के मामले में तो संसद को बताना चाहिए, नहीं तो फिर चर्चा की बात बताना चाहिए। अमीर जमाई आप पिछले क्यों विदेश मंत्री गायब है? 40 मिनट से बोल रहे हैं कि संसद में डिमांड करनी चाहिए, संसद में डिमांड करनी चाहिए। आप चर्चा मांग रहे संबल पर, चर्चा मांगी आपने बांग्लादेश के हिंदुओं पर, चर्चा मांगी आपने संबल पर और बोल रहे बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेश के। आपकी पार्टी कुछ और कर रही है। एक सेकंड अमीर जमाई जी, मैं पूरी माजरत के साथ आपको कह रहा हूं और मेरा स्पष्ट सवाल है, आपकी पार्टी चर्चा की डिमांड कर रही है संबल पर और आप डिबेट में 40 मिनट से बोल रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है। आपको अगर इतनी चिंता है तो आप अपना एक डेलीगेशन तुरंत निकालिए ढाका के लिए, तुरंत निकाले ढाका के लिए। नहीं और चर्चा की मांग करिए देश के सदन के अंदर, उस पर तो मांग करी नहीं है किसी ने। वहां संबल की चिंता है आपको। अखिलेश जी ने कहा कि ये सरकार कहती है कि वो सबसे दुनिया की ताकतवर सरकार है, हिंदू बगल में मर रहा है। जब चाइना का सवाल आया, हमने कहा कि प्रधानमंत्री जो स्टेप जी यू मेड योर पॉइंट उनके साथ। अब देखिए तृणमूल ने बार-बार चर्चा का डिस्कोर्स ही बदल देते हैं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके बोलिए विदेश मंत्री। ओके विवेक श्रीवास्तव, आप भी देख के आए हैं साबरमती रिपोर्ट, क्या जो आपको साबरमती रिपोर्ट की चिंता है? नहीं अब नहीं, मैंने तो देखी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हेट का प्रोपोगेंडा कब खत्म होगा? हेट का प्रोपोगेंडा? बड़े दुख की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल हेट का प्रोपोगेंडा है और बड़े दुख की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सुधांशु त्रिवेदी और ये सभी वरिष्ठ लोग वहां गए, इस पिक्चर को देखा अपने गिल्ट को छुपाने के लिए कि मुसलमानों का जो मैसेकर इसके बाद हुआ था शायद वो गलत नहीं था। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरी समझ के बाहर है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे देश का मुंह काला हुआ था, मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को 10 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा नहीं मिला था, पूरी दुनिया में हमारा मुंह काला हुआ था जो गुजरात में हुआ, उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेंगे सुधांशु त्रिवेदी? गोदरा कहते रहेंगे कि वहां पे हिंदू बोगी के साथ हुआ। ओके सुधांशु त्रिवेदी, अब ऑडियो, अब वो कंट्रोवर्शियल था, कोई कह रहा था एक्सीडेंट था, श्रीवास्तव, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मैसेकर गलत है। सुनो भाई, ठीक है, क्या सुधांशु त्रिवेदी गुजरात के मैसेकर के लिए माफी मांगेंगे? ओके सुधांशु त्रिवेदी, फिल्म देखने के लिए माफी मांगिए, ये हेट प्रोपेगेंडा है। विवेक श्रीवास्तव जी, वाहियात बातें मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस गोधरा कांड के लिए 11 लोगों को फांसी की सजा दी है भाई, हेट प्रोपेगेंडा है। अरे झूठ बोलने की यार कोई इंतहा होती है? या टीवी का चैनल पाके कुछ भी अंट शंट बोलना शुरू कर दोगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बकवास किए चले जा रहे, हेट प्रोपेगेंडा। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है, हेट प्रोपेगेंडा। अरे भाई तुम्हारे दिल का हेट प्रोपेगेंडा ये है क्या तुम अमेरिका के पक्ष में बोल रहे हो लेफ्टिस्टों के? और मैं चुनौती करता हूं, बताओ भाई कब अप्लाई किया था मोदी जी ने वीजा?
अप्लाई नहीं किया कभी। फिर यह झूठ का प्रोपोगंडा। भारत के 60 सांसदों ने लिख के भेजा कि मोदी जी को वीजा नहीं देना चाहिए, उसमें कांग्रेस लेफ्ट सबके थे। अरे शर्म आनी चाहिए। यह देश एक प्रभुता संपन्न राज्य था, तुम्हारी सरकार थी वहां। तुम देश की डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का अपमान कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो, और आकर यहां पे झूठ बोल रहे हो। बता के आइएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो हेट प्रोपेगेंडा था क्या? पर सुधांशु एक थोड़ा समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि आपने अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आप फिल्म देखकर आए हैं सुधांशु। मेरा प्रश्न आपसे है, जिस तरह से विवेक कह रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है और कहीं ना कहीं अपना गिल्ट छुपाने की कोशिश है। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, और जो इनका प्रोपेगेंडा था, जो हमारे जिन नेताओं पे किया था, हमारे सारे शीर्ष नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बाइज्जत बरी किया है, बल्कि यह भी लिखे हैं हाई कोर्ट के जजमेंट में, अमित शाह जी के जजमेंट में, कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। गोधरा में ट्रेन जली थी कि नहीं जली थी? मेरे भाई, उसके बाद बोला कैसे जली थी? कुछ भी आए बाएं नहीं, पर सुधांशु वो ट्रेन कैसे जली थी? और की ट्रेन नहीं, हाँ, एक सेकंड, बिल्कुल वो ट्रेन जलाने के लिए। और मैं एक और बात सुनिए, दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, गोधरा नगर पालिका का अध्यक्ष कोई बाना करके नाम था उसका, वो कांग्रेस पार्टी का था, वो उसमें प्राइम एक्यूज पाया गया है। और इन लोगों ने क्या किया, 2007 का जब गुजरात का चुनाव आया, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, रेल मंत्रालय ने कमीशन गठित कर दिया, बनर्जी कमीशन, कि वो दंगे की जांच करेगा। और उसने क्या ये गुजरात के दंगों का एक्सक्यूज है? कि स्टोव, क्या ये एक्सक्यूज है कि गुजरात के दंगे जस्टिफाइड थे? सारे लोग जल के मर गए। हाँ, अरे गुजरात का दंगा कौन जस्टिफाई कर रहा है? आप जस्टिफाई कर रहे हैं गुजरात के दंगों को? आप लोग जस्टिफाई कर रहे थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, गुजरात के दंगों को जस्टिफाई करते थे। अगर आप कह रहे थे मुंबई के दंगे गोधरा को कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं गोधरा आप पूरा कह रहे हुआ। हो बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया है। मेरी बात का जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अटल बिहारी वाजपेयी हमारी पार्टी के थे ना, हमारे नेता थे, आपने और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबके सामने दिखाया था, मीडिया के सामने दिखाया था। विवेक श्रीवास्तव, उसके बाद आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि साबरमती रिपोर्ट देखना एक हेट प्रोपेगेंडा है, और इसको बीजेपी और बीजेपी के नेता और देश के बड़े बड़े नेता इसको कर रहे हैं। मतलब ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। संभल हिंसा पूरे मामले पर पाकिस्तानी कारतूस पर संभल के एसपी का बयान आ गया है। पाकिस्तानी गोलियों का मिलना बहुत गंभीर मसला है, यह कहा है। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। क्या अभी भी अमीर जमाई आपको लगता है कि संभल हिंसा में कोई बड़ा एंगल नहीं था? 20 सेकेंड। पाकिस्तानी कारतूस का मिलना, देखिए उत्तर प्रदेश में और गुजरात में बहुत सारे आईएसआई एजेंट, अगर आप रिकॉर्ड अपने किसी क्राइम बीट के जर्नलिस्ट को जोड़ लीजिए, तो हर महीने पकड़े जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो दूसरे जो तमंचे थे जिससे हत्या हुई इन 5 युवकों की, आखिर पुलिस के साथ वो कौन लोग थे जिस हथियारों से उन बच्चों की हत्या आप क्या बात करें? पाकिस्तानी गोली मिली, आप कह रहे हैं पुलिस के पाकिस्तानी गोली वहां पे मिल रही है। ये कह रहा हूं कि वो लोग थे। मलूक, एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि जिस भी तमंचे से आप अपनी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, संभल के बोलिए जो आप बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली। बहुत संभल के बोल रहा हूं कि जिन देखिए, डीएम और सीओ पार्टी का बहुत ही ऑफिशियल स्टैंड है, इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। ये हत्याएं उनके द्वारा हुई हैं। मलूक नागर, पाकिस्तानी गोली मिलना, एक सेकंड, सुधांशु आपके पास आ रहा हूं। ये जांच का विषय है। सुधांशु मलूक नागर, पाकिस्तानी गोली मिलना कोई सामान्य बात है? देखिए, जहाँ तक देश की बात आती है, देश संविधान से चलना चाहिए। अगर हमारे देश के मुसलमान के किसी के भी खिलाफ कहीं अन्याय हो रहा है तो हम उसका तरफदारी चाहते हैं, न्याय ना हो। लेकिन अगर टेलीविजन पे बैठ करके पाकिस्तान की गोली मिले और उसकी भी वकालत करें, इन लोगों को टेलीविजन पे भी नहीं बुलाना चाहिए फिर ऐसे लोगों को। जी अमीर जमाई 10 सेकंड। मलूक नागर जी, आपकी पार्टी का तो कोई स्टैंड है नहीं। आरएलडी को मुसलमानों ने एक बड़े वर्ग ने खड़ा किया, आपकी क्रेडिबिलिटी मुसलमानों से बनी और आप पहुंचे, और समाजवादी पार्टी की वजह से आप संसद में एंजॉय कर रहे हैं राज्यसभा की सीट। तो थोड़ा सा कंट्रोल उसमें दायरे में रह के बोलिए। हम समाजवादी लोग एहसान गिनाते नहीं हैं, हमारी पार्टी का दिल बहुत बड़ा है, हम एहसान नहीं गिनाते हैं। लेकिन 5 नौजवानों की हत्या, इस पे आरएलडी का क्या स्टैंड है? जैन चौधरी का स्टैंड क्या है? बताओ आज देश में। ये आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को बताओ। आप तो धमका रहे हैं। चौधरी क्या आपने बोला हिसाब से रहो।
आप तो धमका रहे हैं उनको कि हिसाब से रहो। अमीश जी बुलाओ, कंट्रोल में बोलो थोड़ा। अमीश जी रुको जी, अमीश जी रुको जी, अमीश जी रुको, बोलिए बोलने दो। देखिए, हमने ये कहा कि इस देश को संविधान के हिसाब से चलाओ, अगर किसी मुसलमान के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान वालों की और पाकिस्तान की गोली की अगर समर्थन करोगे तो इस टेलीविजन पे मत बुलाओ। दोबारा दोहरा रहा हूं मैं। और ये कहां तक की बात लेके जा रहे हैं, ये भूल गए चौधरी चरण सिंह जी की आशीर्वाद लेकर के समाजवादी पार्टी की शुरुआत हुई थी। हम तो मानते हैं एहसान को भी, और एहसान जो दिया है उनको भी। और हमने जहां जहां समाजवादी पार्टी के लोग जो चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा के जो जितवाए, उनकी हम एहसान आपको गिनवाना नहीं चाहते, पर पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की गोलियों की वकालत क्यों कर रहे हो? वहां पर और एसपी का ऑफिशियल बयान आना, एसपी मतलब वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अमीश जी, आपके चैनल पे करोड़ों दर्शकों ने देख लिया कि पाकिस्तानी कारतूस को कवर फायर कौन दे रहा है, और अगर ये पाकिस्तानी बंदूक से चली गोली है तो उसको कंधा कौन दे रहा है। मुझे लगता है दर्शकों का विवेक बहुत जागृत है और वो समझ सकते हैं। और जो बात मनीष नागर जी ने कही, मैं उसको जरा क्वांटिफाई कर दूं कि अमीक, एक लाइन में मैं कह दूं, अमीक जमाई जी याद रखना चाहिए 1989 में मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनना था। वो सीनियर थे, उनके पक्ष में विधायक ज्यादा थे, पर वीपी सिंह ने इसलिए चौधरी अजीत सिंह को नहीं बनाया कि वो चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, उनका स्टेटस वीपी सिंह से ऊपर हो जाएगा, इसलिए मुलायम सिंह जी अजीत सिंह जी का हिस्सा मार के बने थे। ये मत कहिए कि इनका एहसान उन पे था। वो हकीकत सबको दिसंबर 1989 पुराने किसी पत्रकार से पूछ लीजिएगा। हम लोग बच्चे थे, तिलक हॉल की मीटिंग में क्या हुआ था, 4 या 5 तिलक हॉल की मीटिंग में क्या हुआ था। वक्त एक अंतराल का है, देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। लेकिन आप बात बांग्लादेश में हो रहे घोर अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन नरक से भी बदतर हो चुका है व्यूअर्स। हालात ये हो गए हैं कि हिंदू छात्र पीटे जा रहे हैं, हिंदू सरकारी कर्मचारियों से जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं, और हिंदू वकीलों को तो कोर्ट तक भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा। ये मैं दुख के साथ कह रहा हूं। इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास के वकील रमन रॉय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच इस समय जंग लड़ रहे हैं। उनका दोष सिर्फ इतना था व्यूअर्स कि उन्होंने चिन्मय दास की पैरवी करने के लिए ठानी थी, और कट्टरपंथियों ने उन्हें वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ भारत में कई विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाई है। उन सभी की मांग थी कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर न सिर्फ जवाब देना चाहिए, बल्कि बांग्लादेश के साथ बेहद कड़ा और सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर भारत सरकार ने 1 या 2 कड़े स्टेप कर भी दिए, जो करे भी हैं, तो क्या उससे कोई फायदा होने वाला है? बांग्लादेश में फिलहाल जैसा माहौल है, उसे एड्रेस करने के लिए आर्थिक बायकॉट सबसे पुख्ता तरीका हो सकता है। बांग्लादेश आयात और निर्यात के लिए भारत पर काफी हद तक निर्भर है, इसलिए बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की अक्ल को ठिकाने लाने के लिए उन पर आर्थिक स्ट्राइक करना बेहद जरूरी है व्यूअर्स। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए अपने दम पर कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। त्रिपुरा में कई अस्पतालों ने बांग्लादेश से आए लोगों के इलाज पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल के जैन रॉल हॉस्पिटल ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। त्रिपुरा के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने तो बांग्लादेशी यात्रियों को अपने यहां खाना और कमरा देने से इनकार कर दिया है। ये कदम बड़े हैं, लेकिन बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि जब भारत सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, और पूरे संसद को एकजुट होकर बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रस्ताव पास करना होगा। क्योंकि याद रहे, बांग्लादेश में जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं वो हिंदू हैं, और हिंदुओं के लिए दुनिया में कोई 56 या 57 देश नहीं है, बल्कि उनकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष से हैं। और भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अब जल्द से जल्द खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदूज लाइफ मैटर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।